दीपक चहर के बिना क्या होगा चेन्नई सुपर किंग्स का? चलिए पूछते हैं सवाल वसीम जाफर और आकाश चोपड़ा से। 14 करोड़ के खिलाड़ी आकाश, बड़ी जिम्मेदारी थी इन पे, और इस साल ना तो शार्दुल ठाकुर थे ना जॉश हेजलवुड थे। अब क्या करेंगे एम एस धोनी? देखिए, पहली बात तो ये कि वो पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर नहीं हुए हैं। हम्म। ही इज गोइंग टू रिकवर, ही इज रिकवरिंग फास्ट। ये एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि शुरुआती कुछ मुकाबले नहीं खेलेंगे, लेकिन उसके बाद वो उपलब्ध हो जाएंगे। तो अब उस दृष्टिकोण से जब आप देखते हैं तो लगता है कि लॉस तो है, पर ऐसा नहीं है कि पूरे सीजन में आपको हम्म। दीपक चाहर की सर्विसेज नहीं मिलने वाली हैं। शुरुआती कुछ मुकाबलों में वो जगल करना पड़ेगा 11 को सही बनाने के लिए, पर उसके बाद दीपक विल बी बैक, मुझे ऐसा लगता है। चले, ये आपने अच्छी एक अंदर वाली खबर हमें दे दी। फिर भी सीएसके फैंस नर्वस तो होंगे वसीम, क्योंकि पिछले सालों में कई ऐसे गेंदबाज थे जो जिम्मेदारी निभाते थे, उठाते थे। इस साल ना तो शार्दुल है ना जॉश हेजलवुड, नई सी एक टीम बनी है। तो दीपक चहर के बिना कैसे मैनेज कर पाएंगे चेन्नई जितने भी गेम्स के लिए? क्या सीधा स्वॉप है, एक डोमेस्टिक इंडियन गेंदबाज को आप खिलाएंगे, या तो वो तुषार देशपांडे हो या के एम आसिफ हो, या फिर आप पूरी टेम्पलेट या पूरी जो बैलेंस है बदल देंगे और दो ओवरसीज खिलाड़ी खेलना चाहेंगे तेज गेंदबाज में? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत चेंज तो होगी, उनके प्लान्स ऑब्वियसली चेंज होंगे। दीपक चार बहुत बड़ा हिस्सा है उस टीम का। शुरू में अप फ्रंट आके 3 ओवर डालते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि क्या स्ट्रैटेजी से जाएंगे एम एस धोनी। आई मीन, उनके पास थिक्साना भी है जो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, तो क्या उस लाइन में जाएंगे या कोई अनकैप प्लेयर्स जैसे आपने नाम लिए। हाँ, हंगरेकर भी है, आसिफ हैं, उसके अलावा मुकेश चौधरी आई थिंक एक लेफ्ट हैंडर है। तो एम एस धोनी ऑब्वियसली जिस पे हाथ रखते हैं, तो हो सकता है कि वो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाए। 2-3 अनकैप प्लेयर, सिमरजीत सिंह है बड़े अच्छे, उन्होंने भी दिल्ली के लिए बॉलिंग करते हैं पावर प्ले में। तो शायद हो सकता है कि उस एंगल में भी एम एस धोनी सोचे और उनके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाए। तो प्रोबेबली ये मुझे लगता है कि शायद ये 2-3 ऑप्शन में से एक हो सकते हैं। जिन 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 सारे नाम वसीम ने बताया भी आकाश, उनमें से अगर आपको डिसीजन लेना हो तो आप किस तरह जाएंगे? क्रिस जॉर्डन एंड एडम मिल्न एज ओवरसीज सीमर्स, और वन ऑफ दोस डोमेस्टिक इंडियन फास्ट अ, बॉलर्स? देखिए, क्योंकि आप मुकाबले कहाँ खेल रहे हैं, शुरुआती मुकाबले भी, मतलब आप वानखेड़े में भी नजर आएंगे, आप ब्रेबॉन में भी नजर आएंगे। अब इन मैदानों पर यू नीड पेस, और उस पेस को आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप ओवरसीज विकल्प की तरफ जाएंगे। मेरे हिसाब से एडम मिलने इज अ फैंटास्टिक चॉइस। वो पहले मुंबई इंडियंस का हिस्सा हुआ करते थे, आज चेन्नई सुपर किंग्स का है। तो वानखेड़े के मैदान पे उनका उनका जो कद है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा पेस बाउंस के साथ। तो मेरा तो ये मानना है कि वो थोड़ा सा कॉम्पोजिशन को बदलिए, और यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि ओवरसीज फास्ट बॉलर्स के साथ आप उतर जाएं, एटलीस्ट शुरुआती कुछ मुकाबलों में। तो वसीम, आप आकाश के ओपनिंग कमेंट से सहमत है कि इतना बड़ा झटका शायद नहीं होगा? एक तो शायद दीपक चहर जल्द से जल्द वापस आ जाए, और दूसरी बात, इस टीम में इतने सारे ऑलराउंडर है कि ऐसा नहीं कि आप 4 या 5 ही बॉलर खेलते रहते हैं हर मैच में। ये एडम मिल तो मेरे हिसाब से, जैसे आकाश ने कहा है, वो तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से भी लगता है कि वो सर्टेनिटी है। बट उनको पार्टनर कौन करेंगे? क्या क्रिस जॉर्डन जनरली बॉल स्विंग इतना नहीं करते हैं, वो थोड़े से डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं। 6th ओवर डालते हैं पावर प्ले में बेसिकली इंग्लैंड के लिए ज्यादा, और फिर मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर में। और इधर आप एक आपका ओवरसीज जो स्पिनर है, जो पावर प्ले में जो मिस्ट्री स्पिनर है थिक्साना, आप उसके पास जाएं, या तो फिर आप अनकैप प्लेयर्स के पास आप देख सकते हैं। हंगर एक करे जो वो 140 प्लस हमने देखा है उनको अंडर 19 में डालते हुए, वो एक पॉसिबिलिटी है। सिमरजीत सिंह अगेन 130 प्लस वो डालते हैं। जैसे आकाश ने कहा है कि मुंबई में आपको पेस चाहिए, तो हंगर एक, मुझे ऐसा लगता है वो भी एक ऑलराउंडर कैटेगरी में है, बट डेफिनेटली बिग शूज टू फिल दीपक चाहर।